नाम आपका रिजवान, प्रधानमंत्री पर आरोप आज से नहीं बहुत पहले से लगते रहे हैं कि एक तबके के लिए वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। आप बताइए, मिलने के बाद क्या सच्चाई है? रिजवान जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले योगी आदित्यनाथ? इच्छा है तो एक दिन जरूर भगवान पूरी करेगा। इच्छा तो है क्योंकि बहुत सुनते अच्छी बातें और उनका जो काम है एनएमएफ के जरिए पहुंच जाऊंगा वहां भी। कुरान के अलावा और कौन सी धार्मिक किताबें आपने पढ़ी? भगवत गीता या महाभारत जो आपने पढ़ी उससे कुछ सीखने को मिला? तो हमारी विदेश नीति बहुत शानदार रही है, खास करके मुस्लिम देशों से। सिर्फ दुबई में बैठे नहीं, हम तो पूरी सऊदी में अभी मैं विजिट करने गया था। इसके अलावा हम लोग कतार विजिट किया। मतलब ओवरऑल भारत की विदेश नीति इस दौर में बहुत बेहतर हुई है। बेहतर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रम्प का ये जो हटपन है, ये क्या लगता है? देखो, भारत पे ज्यादा असर पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश की जो विदेश नीति है ना, वो हमारी देश की देशवासियों की प्रोटेक्शन है। भारत कितने दिनों में आना जाना होता है? भारत तो मेरा घर है, मेरा दिल ही भारत में है। बहुत अच्छे पढ़ाई में आप नहीं थे? यस, गुजराती में 10th फेल है। केवल 200 रुपए रख के जेब में देश ही छोड़ने का मतलब देश से बाहर जाने का प्लान कर लिया? कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि लगा कि अब यहाँ से सब कुछ बर्बाद हो सकता है? शादी की रस्म चल रही है, सारे रिश्तेदार इधर घर पे है और 3-4 दिन शादी की रस्म बाकी है और यहाँ दंगे हुए। घर की दहलीज के बाहर छोड़ आना, ऑफिस के गिले शिकवे, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई और झगड़े, घर के अंदर तुम्हारा कोई हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने का इंतजार कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश और दुनिया में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो दुनिया की इकोनॉमी को चलाते हैं। किसी देश में उसकी प्रगति करने में उनका बड़ा योगदान होता है और भले ही बिजनेसमैन पर तमाम सवाल उठे, लेकिन उनके बिना अर्थव्यवस्था को ऊपर उठा पाना बेहद मुश्किल होता है। कई घर के, कई परिवारों के वो खेवनहार भी होते हैं और ऐसे में आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा जो कि भारत के आज भी हैं, लेकिन बिजनेस उनका पूरा साउथ अफ्रीका में है। ये बात 1986 की है, जब सिर्फ 200 रुपए लेकर वो गुजरात के पोरबंदर से साउथ अफ्रीका चले गए, कॉन्गो, और फिर वहाँ पर उन्होंने स्थापित किया अपने बिजनेस का साम्राज्य। और आज साउथ अफ्रीका के कई देशों में उनका बिजनेस है, हजारों लोग काम कर रहे हैं उनके साथ। जी हां, इस वक्त मेरे साथ बिजनेसमैन रिजवान आदित्य जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएफ न्यूज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। भारत कितने दिनों में आना जाना होता है सबसे पहले सर? भारत तो मेरा घर है, मेरा दिल ही भारत में है, तो महीने में 1 बार 2 बार, कभी कभी 3-3 बार भी आता हूँ। तो बिकॉज ऑफ एनजीओ हम चलाते हैं, तो एनजीओ की वजह से बहुत सारे काम रहते हैं, तो हम आते हैं। इतने सालों से हो गए साउथ अफ्रीका गए, मन से कभी देश नहीं निकला? निकला ही नहीं है और निकलेगा भी नहीं। क्योंकि हम जड़ के साथ जुड़े हुए हैं अपने देश के साथ, क्योंकि अपने देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है इसके लिए हम भारतीय हैं, नहीं, इसके अलावा भी हमें संस्कार दिए, हमें सम्मान दिए, बहुत कुछ ये देश ने हमें, ये मिट्टी ने हमें दिया है जो हम कभी भूल नहीं सकते। और आप तो उस मिट्टी से आते हैं जिस मिट्टी ने दुनिया को झुकाया, जिस मिट्टी ने अंग्रेजों को झुकाया, पोरबंदर से। पोरबंदर महात्मा गांधी का जन्मस्थान और वहीं पर सर का भी जन्मस्थान, तो उस मिट्टी में कुछ अलग ही बात है। हाँ? मिट्टी में अलग बात है, या महात्मा गांधी जी के जो आश्रम है, आज उनका जो घर है, वहाँ से भी बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी वाइब्स लोगों को मिलती है, जो लोगों को प्रेरणा, कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है और लोगों अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमने सुना और पढ़ा भी कि बहुत अच्छे पढ़ाई में आप नहीं थे। यस, गुजराती में 10th फेल है। मैं इसीलिए पूछ रहा था। जीवन की पढ़ाई में हम बहुत सफल हुए हैं और बहुत आगे निकले हैं, क्योंकि वो जीवन की जो पढ़ाई है ना, उसमें हम बोल सकते हैं हमारे वे पे कि हमने पीएचडी की हुई है। लेकिन आज के दौर में बहुत प्रेशर है पढ़ने का, फेल होने का डर है।
तो आप जब 10वीं में फेल हुए उस वक्त क्या लगा, और उस एक्सपीरियंस को आज के बच्चों से शेयर करना हो फेल होने के बाद, वो कैसा उस चीज से निकले, तो क्या कहेंगे आप? देखो वो टाइम पे जो हमारे हालात भी जो थे ने, हम 9 जन के परिवार थे, माँ बाप और 7 बच्चे, मैं सबसे घर में छोटा था, और सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ हमारे फादर थे जो मूंगफली बेच के छोटे से घर में 9 जन का परिवार चलाते थे। न पढ़ाई का कोई मोटिवेशन था, न पैसे थे, न कोई कनेक्शन था, न व्यवसाय कोई ऐसा कोई अनुभव था। तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। बट हमारे पास एक चीज़ थी जो आज के युवाओं के पास भी होनी चाहिए, वो है डिटर्मिनेशन, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, वैल्यूज। ये सब चीजें ना वो टाइम पे भी इतनी जरूरी थी और आज भी इतनी जरूरी है। लेकिन आज दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ने बहुत फास्ट कर दिया है। जो 40 साल पहले एक धीमी रफ्तार से चल रही थी दुनिया, वो आज इससे कहीं ज़्यादा फास्ट चल रही है। तो यूथ को है ना, ऐसा नहीं है कि एआई सीखना है या चैट जीटीपी सीखना है। मेरे ख्याल से यूथ खुद ही उनका नाम एआई या चैट जीटीपी या जो भी है टेक्नोलॉजी के जो वर्ड्स है वो खुद होने चाहिए, क्योंकि वही सच्चे इनोवेटर है, वही सच्चे क्रिएटर्स है, वही सच्चे लीडर्स है जो फ्यूचर के यूथ, आज के यूथ। तो उनको इसमें मास्टरी लेनी चाहिए, जितना हो सके इतना फोकस से और कंसंट्रेशन से काम करके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब किसी मार्कशीट के नंबर आपकी जिंदगी तय नहीं करते? नहीं करता। वो डिग्री से ज़्यादा दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो डिग्री एक पार्ट ऑफ लाइफ में लेना चाहिए, क्योंकि डिग्री भी एक कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है विथ टेक्नोलॉजी। तो बट इससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। बिल्कुल वही, 10वीं आप फेल हुए, 10वीं एक शख्स इस देश में और फेल होता है और वो देश का या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन जाता है, सचिन तेंदुलकर। यस यस। और मोरारी बापू भी है जो कथाकार है, जो प्रीचर है, वो भी मेरे ख्याल से 10वीं में 3 बार फेल हुए थे। बट उसने तो अच्छा किया, 3 बार अटेम्प्ट तो किया, हम तो पहली बार में निकल गए थे। बोला। और आप निकले तो ऐसा निकले, केवल 200 रुपए रख के जेब में देश ही छोड़ने का, मतलब देश से बाहर जाने का प्लान कर लिया। कहाँ निकल गए वो 200 रुपए में? 200 रुपये नहीं, पगार मेरी तनख्वाह $200 से हुई, लेकिन मेरी जेब में 200 रुपये थे, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था पोरबंदर में, हमारे गांव में। 1985, 15.5 साल की उम्र में, वहां हमारी तनख्वाह 175 रुपीस महीने की थी। तो आप सोचो कि मेरे जेब में क्या होगा। तो मेरी जेब में 200 रुपया था। जब मैं अफ्रीका गया, मैं मुंबई के एयरपोर्ट में डॉलर चेंज किया, तो मेरे ख्याल से $11-12 मुझे मिले, जो मुझे अफ्रीका की सफ़र तक चलाना था। और मैं पहुंच गया, लेकिन मेरी तनख्वाह अफ्रीका में $200 थी, जो तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपया होती। फिल्म में भी दिखाया गया कि आप उस गांव में मदद करते हुए नजर आए। रिजवान फिल्म बनी है सर पर और उनकी पूरी जर्नी पर, तो आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो सर वो जो जर्नी रही, गांव के लोगों के साथ जुड़ाव, 175 रुपये है सैलरी, हालांकि ठीक ठाक कह सकते हैं उस दौर में, फिर भी परिवार ने जब इतनी गरीबी देखी हो और उस बीच भी 175 रुपये में से दूसरे की सहायता कर देना, ये मोटिवेशन कहाँ से आया? देखो, मैं जब 5-6 साल का था, हाँ, मैं घर के अंदर यंगेस्ट चाइल्ड था, मैं सबसे छोटा था। और हमारे जो दूसरे भाई बहन थे, जैसे मैंने बताया हम 7 भाई बहन थे, तो दूसरे जो 6 भाई बहन थे वो कहीं ना कहीं छोटे मोटे काम करके फादर को सपोर्ट करते थे और घर में वो लोग सपोर्ट करते थे। लेकिन मैं 5-6 साल का छोटा था, तो मेरा काम था गलियों में खेलना, किसी आजू बाजू वालों के घर जाके खेलना, इधर उधर भागम भाग करना, और कुछ नहीं था। लेकिन मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी जी। मैं एक दिन गली में खेल रहा था, तो एक बुजुर्ग सा, एक फकीर जैसा आदमी आया मेरे पास। पता नहीं उसने मेरे साथ क्या बात की, बात करके वो निकल गया और मैं उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो आगे, मैं पीछे जा रहा था। शायद उसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, मुझे कुछ भान नहीं थी। तो बहुत आगे निकल गए। लेकिन लकीली क्या हुआ कि हमारी जो एक पड़ोसन है वो पानी भर के आ रही थी, उसने देखा ये बच्चा कहाँ जा रहा है, और आगे देखा तो एक पाखंडी जैसा आदमी उस जा रहा है। तो उसको कुछ समझ में आया, कुछ डाउट लगा, तो उसने अपने मटके को नीचे रखा पानी का, वो भाग के आके चिल्लाती हुई आई और मुझे पकड़ लिया। वो पकड़ के उसने मुझे ऐसे हिलाया, तो मैं कॉन्शियस हुआ और मैं देखा तो कहीं और जगह पे था। तो मैं डर गया, मैं रोने लगा।
तो उसने मुझे उठाया और लेके गई मेरे घर, और घर जाके देखा तो मेरी माँ वहाँ परेशान थी, वो ढूंढ रही थी, सबको पूछ रही थी मेरा बच्चा कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा है, रो रही थी। और जैसे उसने मुझे देखा, भाग के मेरे पास आई, मुझे उठा लिया, लपेट लिया और जोर जोर से रोने लगी। और मैं भी रोने लगा क्योंकि मैं तो 5-6 साल का था। वहां मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा तू कुरान पढ़ा कर, अल्लाह तेरी रक्षा करेगा। लेकिन मैं 5-6 छोटी उम्र थी तो पढ़ना नहीं आता था, तो माँ ने पढ़ना शुरू किया और मैं उसके साथ बैठ के सुनता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं रोज पढ़ने की आदत होती गई। तो मेरी माँ ने बोला बेटा थोड़ा समझ के पढ़, तो अल्लाह तुझे सही रास्ता दिखाएगा। और आपको पता है ना, माँ की दुआ कभी खाली भी नहीं जाती और कभी टाली भी नहीं जा सकती। और माँ की दुआ लग गई, और वही कुरान में से मुझे 2 वैल्यूज मिली जो मेरा जीवन का हिस्सा बन गई। पहली वैल्यू मुझे वो मिली कि सुबह जल्दी उठना, जिनको आप लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हो, हम लोग तहज्जुद कहते हैं। जल्दी उठ के इबादत, मेडिटेशन करना, प्रेयर्स करना, विजुलाइज करना। और दूसरी प्रेरणा मुझे मिली, वो मिली खिदमत खल्क, मानवता की सेवा। तो ये 2 चीज मेरा जीवन का हिस्सा बन गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, 13-14 साल की उम्र तक ये 2 चीज ने मेरा पूरा जीवन बदल गया। मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ और 3 से लेकर 7 4 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ। 1 घंटा मेडिटेशन करता हूँ, विजुअलाइज करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को सेल्फ टॉक करके, बड़े बड़े ड्रीम्स करना, ड्रीम्स को कैसे अचीव करना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, सब शास्त्र पढ़ना, ऐसे करके 4 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ। 40 साल से ज़्यादा हो गया मैं, और आपको मैं बता सकता हूँ कि पूरे भारत में मैं एक ही आदमी ऐसा हूँ जिनके पास 40 घंटा दिन का है, बाकी आप सबके पास 24 घंटा है। क्योंकि 4 घंटे में ये सब मैं अपने आप को देता हूँ, वो मुझे 40 घंटे की एनर्जी देता है। और वही 40 घंटे की एनर्जी में मैं बहुत सारा काम करता हूँ पूरे दिन के अंदर, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। कुरान के अलावा और कौन सी धार्मिक किताबें आपने पढ़ी? मैंने भागवत गीता भी बहुत पढ़ी है, बहुत सालों तक पढ़ी है। मैंने बाइबल के ऊपर भी मैंने अच्छी खासी स्टडी किया है। बट मैं वो अपने इंटरेस्ट के लिए और मेरे पर्सनल समझने के लिए किया है। इसके लिए मैं कभी कोई वो डिबेट में नहीं जाता हूँ या डिबेट में नहीं उतरता हूँ, क्योंकि धर्म जो शास्त्र ऐसी बुक्स है जो खुद सबका इंटरप्रिटेशन है या सबका अंडरस्टैंडिंग अलग अलग होता है। तो मेरे लिए मैंने पढ़ी है, और आज भी मैं टाइम निकाल के बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। भागवत गीता या महाभारत जो आपने पढ़ी, उससे कुछ सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने मिला। ये 40 साल की जर्नी में बहुत कुछ सिखाया है। तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूँगा कि सिर्फ हमारी रिलीजियस बुक्स ने सिखाया, सारी बुक्स का कंट्रीब्यूशन है। और सबके देखो अलग अलग सालों में प्रकट हुई है। जैसे कुरान है, उसको 1400 साल हुआ है। भगवत गीता को मेरे ख्याल से 5-5,500 साल हुए हैं। बाइबल को 2000 साल हुए हैं। तो वो लैंग्वेज अलग है, बट एसेंस जो है ना सबका वो सेम है। किताबें कुछ अच्छा ही सिखाती हैं, अच्छा सिखाती है, और सबका जो आप एसेंस ढूंढने जाओगे ना, वो सबको सेम मिलेगा। लैंग्वेज अलग है क्योंकि अलग अलग दौर में आई हुई सारी शास्त्र है, बाकी सीखने तो मिलता है। इसके लिए कोई भी रिलीजियस बुक्स नहीं बोलेगी कि ये सिर्फ हमारे मजहबी लोगों के लिए। भागवत गीता कभी नहीं बोलेंगी कि अब यह सिर्फ सनातन लोगों के लिए, हिंदू लोगों के लिए, या कुरान कभी नहीं बोलेगी मुस्लिम। कोई भी पढ़ के उसका बेनिफिट ले सकता है, जो समझ सकता है, सही तरह समझे तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकता है शास्त्र में से। एक कहानी हमने और सुनी कि रिजवान जी का नाम रिजवान हुआ ही नहीं करता था। ये स्टोरी नाम की क्या रही है? आप बहुत डीप में आपने स्टडी किया है। यह बात सही है। पहले मेरा नाम रेशनोज था, जिसका खास कोई मीनिंग नहीं था, कोई भी एक रिलीजन में वो नहीं आता था नाम, तो वो नाम से ही अभी तक तो चलता था। लेकिन 2009 में हमने वो नाम को चेंज करके रिजवान नाम किया, किसी के वो अपना क्या सजेशन लेके। क्योंकि 2003 में मैं जब हमारे समाज के अफ्रीका में मैं लीडर बना और बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग अटेंड करने लगा, तो वहाँ मुझे चैलेंजेस आती थी, क्योंकि लोग आते थे यूके से, यूएस से, कनाडा और बहुत सारी कंट्री में से। जब मेरा नाम सुनते तो बोला ये कैसा नाम है, नहीं मुस्लिम नाम है, नहीं क्रिश्चियन है, नहीं पता नहीं कौन सा कहाँ से ढूंढ के लेके आए हो ये नाम। बोला मेरी आंटी ने रखा है और आंटी को हम कुछ बोल नहीं सकते, तो बोला नहीं ना। और उसकी वजह से मुझे भी बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी।
और बाद में हमने डिसाइड किया और 2009 में हमने नाम रिजवान रखा, और वही नाम चेंज करने के बाद ऊपर वाले की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हमें। बिल्कुल, पिताजी ने जिस तरीके से घर पाला और मूंगफली की दुकान लगाते थे और फिर इतना बड़ा परिवार पालना था, उस बच्चे की आंखों में इतने बड़े सपने कि उसने COGF ग्रुप जैसी बड़ी संस्था बना दी। ये कैसे संभव हुआ, कहाँ से सोच आई? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। देखो, एक दिन क्या हुआ, जब मैं पोरबंदर में जॉब कर रहा था, मेरी तनख्वाह 175 रुपीज़ पर मंथ थी, 1985 की बात है। तो एक दिन जब मुझे तनख्वाह मिली थी, ये नवंबर महीने की बात है, नवंबर 1985 की, तो मैं बहुत खुश, क्योंकि ये इतना पैसा मुझे कभी देखने मिलता नहीं था, वो महीने में एक ही बार मिलता था। तो वो टाइम पे मैं खुशी खुशी जॉब से मैं निकला, तकरीबन रात को 10 बज गया था। तो रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी मुझे मिलते हैं, वो बोला, बेटा मेडिकल स्टोर कहाँ है? तो मैंने उनको गाइड किया, लेकिन वो बहुत परेशान, डरे हुए थे, उनका पोता बहुत बीमार था और डॉक्टर ने बोला अभी अभी मेडिसिन लेके आओ। तो मैं उनको लेके गया, उनके साथ गया एक मेडिकल स्टोर के वहाँ। उसने दवाई निकाल के बिल बनाया, 110 रुपीज़ का बिल बना। वो बुजुर्ग आदमी के पास सिर्फ 70 रुपीज़ था। वो उनको रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरा पोता बीमार है, मुझे दवाई दे दे। मैं पीछे खड़ा था, वो मैं देख रहा था। वो दवाई दुकान वाला उसको मना कर रहा था, ये बेचारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था बुजुर्ग आदमी। वो पता नहीं ऊपर वाले ने मेरे अंदर क्या दया भाव डाल दिया। मैं आगे गया, बुजुर्ग का पैसा बुजुर्ग के हाथ में मैंने थंभाया, मेरी जेब में से पूरा पैसा, पगार जो तनख्वाह मिली थी वो निकाली, 110 रुपये का बिल चुकाया, और बाकी के जो मेरे पैसे थे वो भी मैंने बुजुर्ग को दिया। और जाते वक्त मैंने बुजुर्ग को मेरा घर दिखाया कि कभी कोई तकलीफ होवे तो मेरे पास आना, मैं यहाँ रहता हूँ। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल पे छोड़ा, तो उसने सिर्फ मुझे इतना बोला, भगवान तेरा भला करे। अभी वो जो टाइम था ना, वो मेडिकल स्टोर पे मैंने बुजुर्ग की आंख में एक डर, एक परेशानी, एक तकलीफ देखी, क्योंकि उसको दवाई चाहिए थी, वो दे नहीं रहा था। और दूसरी साइड जब मैंने हॉस्पिटल पे बुजुर्ग को छोड़ा, तो उसकी आंख में थोड़ी खुशी, थोड़ी स्माइल और थोड़ी उम्मीद मैंने देखी। तो घर जाके मैंने सोचा कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों की सेवा करूँगा। बस दिमाग के अंदर वो रात को मैंने ये चीज़ डाल दी, क्योंकि मैंने दुकान पे उनका दुख दर्द देखा और वहाँ मैंने थोड़ी उम्मीद और खुशी देखी, क्योंकि वो बुजुर्ग के पास दवाई भी थी और थोड़ा पैसा भी था। तो उनको थोड़ी उम्मीद मिली, तो थोड़ी स्माइल, और उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया। बस वो बुजुर्ग ने मेरी रात को मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया। और मैंने वहाँ डिसाइड किया कि मैं जीवन में बहुत मेहनत करूँगा, बहुत आगे बढ़ूँगा, और ये सारे पैसे से मैं लोगों की सेवा करूंगा, ऐसे बुजुर्ग जैसे लोगों की मदद करूंगा। और वहां से वो प्रेरणा लेके आज तक चल रहा है। और ऐसा चल रहा है कि आज अफ्रीका के 10 देशों में आपका व्यापार फैला हुआ है। 200 कैश एंड कैरी स्टोर हैं, हो सकता है ज़्यादा भी हो, मेरे रिसर्च में 130 रिटेल आउटलेट आसपास, 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 5000 से ज़्यादा लोगों रोजगार कर रहे हैं। सही है, 5000 से ज्यादा। सही है, आपने सब सही स्टडी किया है। इसलिए है। तो देखो एक बात बता देता हूँ आपको। आप जब लोगों को मदद करते हो ना, तो ऊपर वाला आपको छोड़ नहीं देता। वो कहीं ना कहीं से मल्टीप्लाई करके आपके जीवन में वो आपको वापस देता, क्योंकि उनको भरोसा आ गया कि ये बंदे को मैं दूंगा, वो मेरे बंदों की मदद करेगा। ये हर एक इंसान की एक जिम्मेदारी होती है ना, खुशी उसके अंदर ही छुपी हुई है ना। और देखो, जो सच्चा सुख चाहिए या सुकून चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो एक ही रास्ता ईश्वर ने दिया है, मानवता की सेवा। वही मैं कह रहा हूँ। बाकी आप कितना भी धर्म कर लो, कर्म कर लो, जो भी करना है कर लो, सच्चा सुख, सच्चा सुकून एक ही रास्ता है, मानवता की सेवा। इसीलिए कहते हैं मानव धर्म सबसे उत्तम धर्म है। अब एक बार थोड़ा आप दर्शकों को विस्तार से बता दिए कि रिजवान जी का जो COGF ग्रुप है वो क्या कुछ काम करता है, क्या पूरा बिजनेस है, दर्शकों को आसान शब्दों में समझा दें। पता, आपने तो ऑलरेडी बता तो दिया कि हमारे 10 देशों में बिजनेस है, 200 से ज्यादा। किस चीज की बिजनेस है, ये थोड़ा बता दीजिए। हमारी, जैसे आपने बोला, कैश एंड कैरी सुपरमार्केट की चेन है, 200 से ज़्यादा है, वेयरहाउसेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, 10 अफ्रीका के अलग अलग देशों में है, 5000 से ज़्यादा लोग काम कर, एक फैमिली बिजनेस है। हम बड़े भाई, आज हम दोनों साथ में है, मैं चेयरमैन हूँ 2012 से ग्रुप का। और हमारे जीवन के ऊपर, जैसे बताया भाई साहब ने,
मूवी बनी हुई है बायोपिक रिजवान, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। रिजवान मूवी डाल के पूरी हमारी जर्नी आपको दिखेगी 1985 से लेके अभी तक जो हमने अचीव किया है। एक इंस्पिरेशनल मूवी है, क्योंकि हमारा जीवन कोई आसान जीवन नहीं है। 40 साल रोलर कोस्टर तो अभी भी ठीक है, लेकिन जो आप सांप सीढ़ी खेलते हो ना घर पे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, सीढ़ी आती है तो कभी ऊपर भी चले जाते हो, लेकिन सांप बाद में आता है तो नीचे चले जाते हो। 99 पे काटता है। हाँ, 99 पे भी काटता है। तो ऐसे हमारे साथ 3-4 बार जीवन में हुआ है, लेकिन हमने कभी गिव अप नहीं किया, कभी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि दिमाग के अंदर वो ठाना हुआ है कि ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करूँगा। एक ही पर्पज़ है जो हमें मोटिवेट करता है, एक ही पर्पज़ है जो हमें जिंदा रखता है, एक ही पर्पज़ है हमें कभी गिव अप नहीं होने देता है। तो इसके लिए लड़ के आज भी हम लड़ रहे हैं, लेकिन कमा के लाखों लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, कभी ऐसा लगा, देखिए जब कुछ ना हो तो खोने का डर नहीं होता, जब बहुत कुछ हो जाए तो खोने का डर बहुत बड़ा हो जाता। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि लगा कि अब यहाँ से सब कुछ बर्बाद हो सकता है, सब कुछ तबाह हो सकता है? देखो, हमारे साथ जीवन में 3 बार ऐसा हुआ है। पहली बार हुआ था तो जब 91 में, क्योंकि हमने 86 में मैं गया $200 में, और हमारे भाई भी वहीं पे छोटे से स्टोर शुरू किया था। जैसे बताया कि हम दोनों भाई साथ में हैं, तो हमने 86 से 91 तक मेहनत करके हमने 5 बड़े स्टोर खड़े किए थे अफ्रीका कोंगो में। और सितंबर 91 में सुबह उठे, सब नॉर्मल था, शॉप्स पे गए, सारी दुकानें खोल दी हमने, और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और सडनली मैं और मेरे बड़े भाई भी एक दुकान में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, सडनली बाहर आवाज आया ठक 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 गोलियों का, और भागम दौड़ शुरू हुई। और थोड़ी देर के बाद तो गोलियों की बारिश शुरू हो गई। सडनली मैं मेरे भाई के सामने देख रहा हूँ, वो भी डरे हुए थे, फ़ोन की घंटियाँ शुरू हो गई, और बड़े भाई ने मोर्चा संभाला, सबको बोला सुरक्षित घर पहुंच जाओ, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, हमारे एम्प्लॉय, सबको बोला आप सुरक्षित निकल जाओ, दुकानें बंद करो। मुझे भी बोला दुकान बंद कर, हम भी घर जाते हैं, क्योंकि घर पे भाभी भी अकेले थे। तो इतनी मारधार और दंगे शुरू हो गए, और हम भी घर गए तो वहाँ भाभी हमारी जो थे वो परेशान थे। तो हम घर के अंदर चले गए, घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद किया, और वहाँ लूटफाट और गोलियों की, पता है ना जो होता है दंगा कैसे कैसे होता है, तो वो शुरू था। और हम घर में सुकून से बैठ गए, एक दूसरे के सामने देखते हुए, खुदा से दुआएं मांगते हुए कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैं तो सिर्फ था भी 20-21 साल का, क्योंकि 17 साल की उम्र में तो मैं गया था, और 91 22 साल की मेरी उम्र थी। और ये सब देख रहा, और घर पे हम लोग बैठे थे, खुदा को याद करते थे, दुआएं करते थे, और सडनली हमारे घर पे नॉक करने का आवाज़ आया, क्योंकि हम बाहर गोलियों की आवाज़ घर पे भी सुनते थे। ऐसा लग रहा था हमारे घर के बाहर ही दंगा चल रहा है, और हम और डर गए कि कौन होगा। लेकिन हमने छोटा सा देखा तो वो हमारा लोकल मैनेजर था, वो आया था, वो बोला सर आपका घर सेफ नहीं है, एरिया सेफ नहीं है, चलो मैं आपको सेफ हाउस लेके जाता हूँ। तो वहाँ से हमने हमारे सिर्फ पासपोर्ट लिए, और हम उनके गाड़ी में गए, और उसने हमें सेफ हाउस तक पहुँचा दिया। सेफ हाउस में वहाँ हम गए तो वहाँ फॉरेनर्स, बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब बैठे थे, न बैठने की न सोने की जगह थी, न खाना कुछ था, सब परेशान थे, सब इंतजार में थे कि कोई आके हमें मदद करो, यहाँ से हमें निकाले। और लकीली फ्रेंच मिलिट्री का इंटरवेंशन हुआ, और सबको अपने अपने देश वापस भेज दिए, और हम भी हमारे देश वापस आ गए। तो 2 महीने तक हमारे देश में रहे, और हम सब ठीक हो गया, सब सुना शांत हो गया, क्योंकि 5 साल का मजा हमने चख लिया था कि वहाँ हम पैसा कमा सकते हैं, मेहनत करेंगे तो बड़े भाई और हम वापस गए, और वापस हमने वहाँ जाके शुरू किया। जिंदगी में बड़े भाई का होना कितना सुकून देता है। बड़े भाई और फैमिली यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टाइम पे जो हमारी यूनिटी नहीं होती या कुछ भी होता, तो आज वहाँ वो टाइम पे हमें खड़े नहीं हो सकते थे, बिकॉज वी वर यूनाइटेड, वी फैमिली वर टुगेदर एंड वी फाउट टुगेदर। हम लोग ने साथ में मिलके ये चैलेंजेस को, और एक बार नहीं हुआ, मैं आपको आगे बता सकता हूँ कहानी। उसके बाद हम वापस शुरू किए, वो 5 स्टोर वापस खोल दिए ठीक ठाक करके। इसके अलावा भी और 4 बड़े गोडाउन भी हमने शुरू कर दिए होलसेल के। ऐसे करके हमारे पास 8-9 स्टोर्स हो गए, और 1-1.5 साल के अंदर अच्छा चल रहा था। और 93 बिगनिंग में मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो डिसाइड किया चलो शादी कर लेते, क्योंकि वो टाइम पे लंबा नहीं चलता था, और मोबाइल भी इतने नहीं थे कि हम लोग ज़्यादा टच में रहे, वो प्रेशर भी था वाइफ के ऊपर। तो 93 में मैं शादी करने आया,
पोरबंदर के अंदर शादी की रस्म चल रही थी, सब खुश खुश थे क्योंकि पैसे भी थे हमारे पास, और वो टाइम पे शादी का माहौल भी अलग था। हफ्ते 10 दिन तक वो चल रही थी शादियों का सब, और सारे फैमिली रिलेटिव्स रिश्तेदार सब आते थे, वो चल रहा था। वो सडनली मुझे फ़ोन आता है हमारे मैनेजर का, अफ्रीका से, कोंगो से। वो बोला, सर यहाँ वापस दंगे शुरू हो गए और हमारी दुकानें, हमारे वेयरहाउस लूटे गए हैं और दंगे चल रहे हैं। तो थोड़ी देर तो मैं सुन हो गया, मैं बैठ गया क्योंकि शादी की रस्म चल रही है, सारे रिश्तेदार इधर घर पे है और 3-4 दिन शादी की रस्म बाकी है और यहाँ दंगे हुए। लेकिन हिम्मत जुटाई, मैंने बोला बड़े भाई से, मैं बोला शादी को कंटिन्यूस करते हैं, लड़ लेंगे, एक बार गवाया बना लिया, वापस जाएगा वापस बना लेंगे, लेकिन शादी को हम लोग अच्छी तरह करते हैं। तो शादी को सही तरह किया, हनीमून पे गोवा गए, वहाँ भी 3-4 दिन एक्स्ट्रा रुके क्योंकि जाने का डिले हो रहा था। तो ऐसे बहुत सारे जीवन में इंसिडेंट हुए जो मूवी के अंदर भी है और आपको बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट में भी मिलेंगे, बहुत सारे उसमें मिलेंगे मेरा। तो मैं वही कह रहा था कि आज जब सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अकेले अकेले रहना चाहते हैं, भाइयों में बन नहीं रही है, बहनों में बन नहीं रही है, तब आप दो भाई एक उदाहरण भी हैं कि देखिए केवल साथ रहा नहीं जा सकता है, साथ चलकर बड़ा एम्पायर भी बनाया जा सकता है। यस यस, और आज भी हम साथ में 40 साल, आज हमारे बच्चे, मेरे बड़े भाई के बच्चे सब सिस्टम में आ गए हैं, सब लोग संभाल रहे हैं, और आज भी एक फैमिली मिलके ही हम सब काम मिलके करते हैं। इतना कारोबार चल रहा है लेकिन हम रिलैक्स, एक अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक ही है। इवन बड़े भाई का ध्येय भी एक ही है कि भाई पैसे कमाओ, मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करो। वो भी वो कर रहे हैं, मैं फॉर्मल कर रहा हूँ, अभी एनजीओ के थ्रू कर रहा हूँ। 2015 से हमने आरएफ ग्लोबल पे आता हूँ, लेकिन बीच में फिर इश्क छूट जाएगा। हाँ नहीं, मैं खाली बता रहा हूँ कि मकसद क्या है, मानवता की सेवा। और मैं तो बार बार सब लोगों को वही बोलूंगा, आपका नारा ही है, मानव के लिए मानव, या ह्यूमन फॉर ह्यूमंस, मानव फॉर मानव्स, ह्यूमंस फॉर ह्यूमंस इंग्लिश में, ह्यूमन फॉर ह्यूमंस, और मानव के लिए मानव हिंदी में। आएंगे आरएफ ग्लोबल पर, लेकिन अभी यहाँ इश्क की बात और आपकी लव स्टोरी की बात। पहली नजर में प्यार कब हुआ? पहली नजर में हुआ या लंबा प्रोसेस? नहीं, लंबा है थोड़ा। 91 में जब मैंने बोला ना लूटफाट हुई, हम वापिस आ गए हमारे गांव, तब मैं परेशान भी था क्योंकि फर्स्ट टाइम हुआ था। इतनी मेहनत करके पैसे कमाए और कुछ नहीं था, खाने पीने की भी नहीं बचे थे, और जब पोरबंदर आए तो माँ बाप के पास तो वैसे भी कुछ नहीं था, तो बहुत डिफ़िकल्ट था। वो टाइम पे मेरी वाइफ जो हमारे गांव की है, वो 21 साल की, 20 साल की थी, तो हम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो गई। तो उसका अच्छा मुझे वो टाइम पे सपोर्ट और मोटिवेशन मिला। वो मेरे साथ आती थी, घूमती थी, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते थे तो मुझे वो मोटिवेट करती थी, सब ठीक हो जाएगा रिजवान, हिम्मत रख, फिक्र नहीं कर, एक बार तूने देख लिया कि हो गया, ऐसा करके हो जाएगा। तो उसने वो सपोर्ट अच्छा किया 91 में, और हम दोनों फ्रेंड्स रहे, और 93 बिगनिंग में हमने डिसाइड किया कि शादी कर लेते हैं। वो 90 के दौर का इश्क कैसे होता था? आज वाला तो नहीं रहा होगा। नहीं, अलग ही था, मिलना कम रहता होगा। डिनर पे जाना था तो उसकी मम्मी की परमिशन मिलती थी तो जाते थे। मम्मी मना करो तो नहीं जाते थे, बोला नहीं इससे आगे तो बात ही छोड़ दो। तो स्कूल में साथ पढ़ती थी या फिर? नहीं, स्कूल नहीं, हम एक ही समाज के थे ना। अच्छा। तो एक ही समाज के थे, तो बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे इवेंट्स कम्युनिटी के होते थे, तो वहाँ हम लोग मिलते थे। और नेबर थे, उनका घर और हमारा घर सिर्फ 50 मीटर क्या बाजू में ही थे, फासला था। तो खास करके मेरी बड़ी भाभी थी वहाँ पोरबंदर में, उनको वो बहुत पसंद थी, तो वो मेरे ऊपर मेरा ब्रेन वॉश करके डाल रही थी, वो उसके ऊपर नज़र रख तू, वो चली नहीं जावे। मैं बोला ट्राई करते हैं चलो। लेकिन लकीली हम फ्रेंड्स हो गए, और आज हम 32 ईयर्स हो गए हमारी शादी को। वाह, और फिंगर क्रॉस ये चलता रहे। और दो प्रिंसेस भी है हमारी। वाह। तो बहुत अच्छा खासा परिवार, खुशनसीब आप भी कि गर्लफ्रेंड आपकी पत्नी बनी, और आज तक सलामत इश्क अधूरे रह जाते हैं। आज तक सलामत है। वो भी वही मैं कह रहा हूँ, इश्क अधूरे रह जाते हैं। नहीं। और वही फिर कहा जाता है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ बहुत बड़ा होता है। आप भी मानते हैं ये? हम मानते हैं, डेफिनेटली मानते हैं, और हर चैलेंजेस में मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी है, क्योंकि 93 में शादी हो गई, उसके बाद 97 में धमाल हुई, उसके बाद हम शिफ्ट किए मोजाम्बिक में,
वहाँ 2099 में हम मोजाम्बिक सेटल हुए, क्योंकि 97 में जब कू हुआ, जैसे कैसे बांग्लादेश में हुआ और शेख हसीना को भाग के अपने देश में शरण ली, ऐसे ही वहाँ 97 में वहाँ रेबेल लोगों ने ऐसे ही पब्लिक के सहयोग से वहाँ के जो प्रेसिडेंट को निकाला, वो देश छोड़ के भाग गया। तो वहाँ हमने डिसाइड किया कि हमारे सारे अंडे एक बास्केट में हम नहीं रखेंगे, हम रिस्क को मैनेज करेंगे, रिस्क को डिवाइड करेंगे। और हमने डिसाइड किया, बड़े भाई बोला कि हम 2 भाई और तीसरे भाई भी आ गए थे तभी तक तो हमारी सिस्टम में, तो बोला 3 भाई एक कंट्री में रहना रिस्क ज़्यादा हो जाता है, तू एक काम कर मूव हो जा। तो एक दूसरी कंट्री से जो मोजाम्बिक करके है, साउथ अफ्रीका के बाजू में ही है, वो बहुत सेफ और बहुत अच्छी कंट्री थी और डेवलप अच्छी हो रही थी। तो हमने वहाँ डिसाइड किया मूव होने का, और वहाँ के एक लोकल पार्टनर से हमने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। मेरी 1 साल की बेटी को लेके हम वहाँ मूव हुए, और वहाँ हमने बहुत मेहनत किया, हमने और हमारे पार्टनर जो थे वहाँ के, बहुत मेहनत करके हम आगे बढ़े। और 2004 तक हमारे वो मोजाम्बिक के अंदर 52 स्टोर्स हो गए। वाह, बहुत मेहनत की मोजाम्बिक के अंदर, और 99 से 2004 तक 52 स्टोर्स, 900 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉयज़ थे, और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और थोड़े छोटे मोटे एक चीज़ों की वजह से हमें अलग होना पड़ा, और सारा बिजनेस मेरे पार्टनर के पास चला गया और मैं वापस स्क्रैच पे आ गया। ये तीसरी बार हमारे साथ ये ऐसा हुआ, 0 से स्टार्ट, थर्ड टाइम। लेकिन आप हर बार उठे उसी तरीके उठे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट, वो कहते हैं ना कि सेल्फ जो कॉन्फिडेंट होता है वो फर्स्ट सीक्रेट होता है सक्सेस की। खुद के ऊपर भरोसा है आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट, वो टाइम पे भी था लेकिन आज के टाइम पे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट। नहीं, आप लोगों ने वो भी देखा ना कि पिताजी ने तो एक ठेले में पूरा परिवार चलाया, तो हमारे पास तो इतना कुछ था, चला गया, फिर आ जाएगा, मेहनत कर लेंगे। अब जब हम साउथ अफ्रीका को देखते हैं, साउथ अफ्रीका कंट्रीज़ को देखते हैं सर, तो हमारे दिमाग में, हमारी नज़र में यहाँ पर बैठे हुए ये तस्वीर आती है कि बहुत भुखमरी है, बहुत परेशानी है, कपड़े नहीं हैं। जब हम बुर्किना फासो की बात करते हैं तो वहाँ की दिक्कतें और ज़्यादा हैं। इब्राहिम तोरे अभी वहाँ प्रयास कर रहे हैं कि स्थितियाँ ठीक हो। तो वहाँ की अगर आप ज़मीनी हालात पे देखते हैं तो वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, क्या नज़र आती हैं आपको? नहीं, स्थितियाँ तो है खराब, क्योंकि जिनके पास है पैसे वो बिलियनर्स है। अब तो ट्रिलियनर्स आ गए कि पहले तो कभी सुना भी नहीं था ये ट्रिलियनर वर्ड। लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना, वो ज़्यादा परेशान और गरीब, जैसे हम बोल सकते वर्ड्स, बहुत परेशान है। इसके लिए हम हमारे एनजीओ के थ्रू हम बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ की लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो कोंगो होवे, चाहे वो मोजाम्बिक होवे, या हम दूसरी कंट्रीज होवे। और हर साल हमारी कोशिश होती है कि लाखों लोगों को कैसे कहीं ना कहीं ऐसी मदद करे जहाँ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुए। तो हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो हमारी कर्म भूमि है। इंडिया हमारी जन्म भूमि है, वो भी एक जिम्मेदारी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। लेकिन अफ्रीका जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ पैसे कमा रहे, वो हमारी कर्म भूमि है, और वहाँ हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि हम वहाँ वापस देवे। और हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग एरियाज में काम करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों तक पहुँच के उनकी सेवा करें, उनको होप देवे, करेज और थोड़ा सा स्पार्क देवे, ताकि उनका लाइवलीहुड अच्छी तरह चालू हो जाए। RAF ग्लोबल, जो कि 2015 में स्थापना होती है, अभी तक जो मुझे आंकड़े मिले कि गरीब परिवारों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आर्थिक एकीकरण के लिए 6 लाख लोगों तक आप लोग पहुंच चुके हैं। ये पुराना आंकड़ा है, पुराना है। पुराना अब जो 2030 का आपका लक्ष्य है वो 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का है, उनको अच्छा खाना, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं देने का आपका प्लान है। ये पूरा आपकी प्लानिंग पूरा बताइए, क्या कुछ है, कैसे है? और इसमें ना सिर्फ अफ्रीका है, बल्कि अफ्रीका के तमाम देश और इसके अलावा एशिया में भी, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी आप लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यस। देखो, हमने 2015 में एनजीओ शुरू किया, इंडिया जन्मभूमि और कोंगो मोजाम्बिक कर्मभूमि में। 2015 से अभी तक हम लोग काम किया है, उसमें तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों की लाइफ में हमने कंट्रीब्यूट किया है। और जैसे आपने बताया, हमारा टारगेट है बाय 2030 टू रीच आउट 1 करोड़ लोग। हमारा इससे भी आगे का विजन है, बट वो बाद में रखते हैं। तो आज हम इंडिया की सिर्फ बात करें ना, तो इंडिया में अभी हम लोग झारखंड, राजस्थान एंड गुजरात मिला के 200 से ज़्यादा विलेजेस को डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काम चल रहा है। फुली प्रोफेशनली, फुली ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं। हमारा खुद का भी बजट होता है, फंड रेज भी करते हैं, लोग जुड़ सकते हैं, जिनको भी आना है हमारा मोस्ट वेलकम। RAF ग्लोबल है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने
3 बार हमारे एनजीओ का सम्मान किया है। पर्सनली मेरे साथ कोविड से पहले उनके साथ मीटिंग हुई थी, 20 मिनट मुझे टाइम मिला था, मैं बैठा था उनके सामने, 1 to 1 हमने बात किया। बहुत उसने मुझे मोटिवेट किया, बहुत उसने मुझे सपोर्ट किया, और उसके वजह से मैं जोश और जज्बा भी बहुत बढ़ गया है आज। और हम लोग काम कर रहे हैं एनजीओ के थ्रू, और बांग्लादेश में भी हमने काम किया, अफगानिस्तान में भी शुरू किया था, उसके बाद ये तालिबान का हुआ तो हमने थोड़ा स्टॉप कर दिया है। बट हमारी कोशिश है कि हम पान इंडिया में आगे जाके काम करेंगे, 1 by 1 एक एक स्टेट बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ बहुत है। मैंने पहले बोल दिया ना कि आपके पास 24 घंटा है, मेरे पास 40 घंटा है। इसका प्रूफ हम देने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं, ताकि आप बिलीव करो कि हमारे पास सच्ची में 40 आवर्स है। COGF ग्रुप के भारत में स्टोर शुरू होने की संभावनाएं हैं कभी? नहीं, ज़्यादा नहीं अभी, क्योंकि हमारा 75 to 80% टाइम सेवा में जाता है। क्योंकि फाउंडेशन के अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में मुझे इनविटेशंस आते हैं, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जाता हूँ। कम्युनिटीज़ बुलाती है, बहुत सारे जो एनजीओस होते हैं प्राइवेट, वो लोग मुझे इनवाइट करते हैं। कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, खुद की ट्रैवलिंग, खुद की होटल, खुद का खाना, सब कुछ अपना होता है। कोई भी बुला सकते हैं, हम खुशी खुशी आएंगे, क्योंकि हमारा मकसद सेवा करना है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ फाइनेंशियली वैसे सेवा करें, हम लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को इंस्पायर करके, खास करके यूथ को मोटिवेट करना हम करते। अभी लास्ट मंथ में दिल्ली में भी आया था, एक कॉलेज इंस्टीट्यूशन में एक इवेंट के लिए, खास स्पेशल में आया था दिल्ली एक दिन के लिए। तो ऐसे आता रहता हूँ, क्योंकि दिमाग में एक ही वो भरा है कि बस मानवता की सेवा करनी है। तो अब प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने नरेंद्र मोदी से 2-3 बार, लगभग 4 बार मुलाकात? 4 बार मुलाकात। 4 बार? 3 बार तो पर्सनली हुई, एक बार तो सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए। और इस बीच प्रधानमंत्री ने आपके अफ्रीका में किए जा रहे काम की सराहना की। यस। आपके जो RF ग्लोबल एनजीओ की है उसकी सराहना की, और आपका जो विजन है 1 करोड़ लोगों तक भोजन पहुंचाने का, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का, उसको लेकर उन्होंने सराहना की। यस। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये कि नाम आपका रिजवान, प्रधानमंत्री पर आरोप आज से नहीं बहुत पहले से लगते रहे हैं कि एक तबके के लिए वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। आप बताइए, मिलने के बाद क्या सच्चाई है? देखो, हम हमारी पर्सनल बात करते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में नहीं है, तो हम पॉलिटिक्स को लेकर बात नहीं करेंगे। पूछ रहा हूँ पर्सनली, आपसे पॉलिटिकल कोई बात नहीं होगी, आपसे बिजनेस की बात होगी केवल। देखो, नहीं, पॉलिटिक्स को है ना, हमारा समझना भी डिफरेंट है। जो हम बोलने जाएंगे तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे। उसका कुछ और मतलब निकाल लेंगे, रील में बना के कुछ और विवाद शुरू कर देंगे। क्योंकि पॉलिटिक्स है ना एक बहुत क्या बोलते हैं, पवित्र स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं करेंगे। आपका जो सवाल है ना, वो बहुत अच्छा सवाल है और बहुत वैलिड सवाल है आज के टाइम में, क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम ये क्वेश्चंस बहुत सारी जगह पे उठता है। लेकिन 2015 में हमने शुरू किया, जब मोदी साहब को 1 साल पूरा हुआ था उनकी कार्यकाल को, और तभी हमारा एनजीओ शुरू हुआ मई 2015 में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जून, जुलाई और 6 अगस्त को मैं प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में उनके सामने 5 साल का प्रोजेक्ट लेके मैं पहुंच गया था। अब सोचो, मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरी रिक्वेस्ट, मीटिंग की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया और मुझे टाइम दिया गया, और मैं मोदी साहब के पास गया 6 अगस्त 2015 में। मैं उनके सामने बैठा, मैंने 5 साल मुझे इंडिया में काम करना, उनका मैंने प्रेजेंट किया। उसने बहुत मुझे ब्लेसिंग्स दिए, मेरे साथ फोटोज़ खिंचाए, उसने अप्रिसिएट किया। वो बोला, रिजवान, मैं तेरे साथ हूँ, मैं अगले साल मोजाम्बिक भी आ रहा हूँ, तुझे मैं मिलूंगा। और अगले साल 11 महीने बाद वो मोजाम्बिक आए 7 जुलाई 2016 में, सिर्फ 12 घंटे के लिए आए, एक्सट्रीमली बिजी स्केड्यूल में मुझे और मेरी वाइफ को पर्सनली टाइम देके मुलाकात की। और वहाँ उसने मुझे वापस इनवाइट किया, मुझे और मेरी वाइफ को PMO में मिलने, क्योंकि तेरा जो विज़न है ना, उसमें मैं तेरा साथ खड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है तेरे साथ। और उसके बाद वापस मैं गया, मेरी वाइफ नहीं आ पाई, मेरी बेटी बीमार थी, तो और वहाँ मैं मोदी साहब के सामने 20 मिनट का समय उसने मुझे दिया। तो प्राइम मिनिस्टर, देखो, पॉलिटिकली जो भी है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और सिर्फ ऐसा नहीं है मोदी साहब ने सम्मान किया, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर ने भी हमारा एनजीओ का सम्मान किया, क्योंकि हमारा काम जो है ना, वो इम्पेक्ट करता है। काम हमारा बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। तो वो काम की सराहना करते हैं, वो काम को सम्मानित करते हैं, चाहे आगे कोई भी होवे, मैं हूँ, मेरा CEO होवे, मेरी मैनेजर होवे, वो बात अलग है। लेकिन हमारी लीडरशिप
हमारे काम का सम्मान करती है। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि जब पहली बार 15 में मिला, उसके उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा मोजाम्बिक, मिलूंगा। 11 महीने बाद देश के प्रधानमंत्री को, जो इतना बिजी रहते हो, कितनी बातें बोलते होंगे, भूल जाते। हम अपनी ज़िंदगी में किसी को वादा करते हैं, भूल जाते हैं मिलने का। 11 महीने बाद उन्हें याद था कि कोई रिजवान अतिया है जिससे मुझे मोजाम्बिक में मिलना है। यस यस यस, उसके दिल में मैं बैठा हूँ। मैंने दिल में जगह बना ली। देखो यही तो इम्पोर्टेंट है ना, कि आज यही बात उनको अलग बनाती है। ये अलग बनाती है और लोगों को दिलों में जगह बनाना ने बहुत इंपॉर्टेंट। अब मानवता की सेवा करते हो तो मानवता की सेवा करेंगे तो वो मानव के दिल के अंदर आप जगह बना के आप बैठ जाते। कल सवार आप दुनिया छोड़ के भी चले जाओगे ना, जिस बंदे को फायदा हुआ है ना आपकी वजह से, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना, उनका अच्छा जीवन आपको पूरी वो दुनिया में भी मदद करेगा। कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती रही। तो जगह बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा काम यही है कि हमने प्राइम मिनिस्टर के दिल में हमने जगह बना ली है। कभी भी कुछ भी होवे तो हमें भरोसा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे माई बाप हमारे लिए बैठे हैं। इसके लिए हम बाहर की दुनिया में रह के भी हम कोशिश करते हैं कि अपने देश का नाम हम रोशन भी करें और देश का नाम कभी कभी कहीं खराब ना हो जाए, उसके लिए भी हम बहुत ख्याल रखते हैं। सही संभाल के हम एक एक स्टेप लेते हैं, ताकि हमारे नाम के पीछे हमारा राष्ट्र जुड़ा हुआ है, हमारा देश जुड़ा हुआ है, हमारे देश की लीडरशिप जुड़ी हुई है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री कोई ऐसी बात जो दिमाग में बैठ गई हो, कुछ ऐसा उन्होंने कहा हो? उसने बोला, रिजवान तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। इससे ज्यादा क्या चाहिए? वाह। तू जो काम कर रहा है और तू जो हिसाब से काम कर रहा है ना, वो एक सराहनीय है। तो डेफिनेटली मेरा सपोर्ट तेरे साथ है। और सच्ची में गुजरात में हम काम कर रहे हैं, सीरियसली हमें रियली हमें सपोर्ट मिल रहा है। कहीं पे भी ऐसा हमें फीलिंग नहीं कि नहीं, गुजरात में हम आज कितने साल से कर रहे हैं। और एनजीओ से पहले तो हमारी प्रायोरिटी गुजराती थी ना। तो गुजरात में तो हम सालों से नहीं, 40 साल से गुजरात में हम लगे हुए हैं। लेकिन पहले से हमने मिनिस्टर रहते हुए मुलाकात नहीं हुई थी कभी? जब चीफ मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री? एक बार हुई ना। अच्छा। तभी भी हुई थी, एक बार हुई थी। तभी भी आधा घंटे का समय दिया था, लेकिन हम 3-4 जन थे। आज भी वो फोटोज मैंने रखा है, मोदी साहब को मैंने दिखाऊंगा कि देखो फर्स्ट टाइम आपसे मिलने आए थे, तभी आपने उन्हें जब 11 महीने बाद आप याद थे, तो उनको चीफ मिनिस्टर का भी याद होगा जब मिले होंगे मुझे। वो एक्चुअली वो मेरी गलती कि हमने याद नहीं कराया उसको कि सर आपको मिले। पर तभी भी आधा घंटे ताज होटल में उसने हमें दिया था। हम चार लोग थे या शायद 5 लोग थे, हम अफ्रीका से आए थे। और बहुत सुकून से हमारे साथ बैठ के ऐसे ही सोफा पे इनफॉर्मल बैठ के बात कर रहे थे। बोलो क्या है रिजवान, क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं सर। तो बोला नहीं, आप लोग देश का नाम रोशन करो बाहर, और आप देश के साथ जुड़े रहो। वो टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी याद है मुझे। वो बोला मिट्टी को मत छोड़ना। बोला नहीं सर, आज भी हम जुड़े हुए हैं और आने वाले सालों में भी हम अपने देश के साथ जुड़े रहेंगे। तो वो जो एक मिथ है, वो मिथ यहाँ पर टूटता नजर आता है ना। अब देखो, हम बोल नहीं सकते, हम अपनी बात कह सकते हैं, तो लोग अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स और जो हिसाब से दुनिया फास्ट चल रही है, जो हिसाब से चीजें चल रही हैं, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम हमारा पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव सोच को हम पकड़ के रखें, ताकि लोगों को पॉजिटिविटी मिले। बिल्कुल। लेकिन जैसा काम अभी 11वां साल उनका चल रहा है एज प्राइम मिनिस्टर, अभी तक आप काम से, भारत में उनके काम को देख के संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट हैं, इसके लिए हम जुड़े हुए भी हैं कि जो भी देखो ग्लोबली जो हो रहा है आज इजी नहीं है लीडरशिप के लिए भी, कि देश को भी संभालना और बाहर की दुनिया के साथ भी ये सब चैलेंजेस को फेस करके देश को आगे लेके जाना। तो ये इजी नहीं है, और हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है कि हमारे देश को आगे ले जाने में हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सिर्फ हमारे लीडरशिप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक नागरिक की, हर एक सिटीजन की भी जिम्मेदारी है कि देश को आगे ले जावे, देश को मजबूती से पकड़ के रखे, और अपनी जो यूनिटी और हार्मनी है, हम बोलते हैं ना वसुदैव कुटुंबकम, हम एक परिवार है, चाहे वो कोई भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड होवे, हम तो कभी देखते ही नहीं है। आज हम झारखंड में काम कर, राजस्थान में, गुजरात में काम कर, हम तो कभी सोचते भी नहीं है कि वहाँ लोग रहे वो कौन है। मानव रहे, मानव सेवा वही उत्तम सेवा है। तो मेरे ख्याल से हर एक इंसान को सोचना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि दूसरे लोगों को कैसे हम मदद कर सकते हैं। क्योंकि उन सब जो लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं तो वो उम्मीद रखते हैं कि कोई तो आएगा हमारे जीवन में जो हमारे जीवन में बदलाव लाएगा। खुदा भगवान तो नहीं आएगा, लोगों को ही जाना पड़ेगा भगवान खुदा का रूप लेके। बिल्कुल। वैसे तो आपने बहुत, मैं जब फोटोज देख रहा था तो बड़े राजनेताओं के साथ आपकी फोटोज हैं, लेकिन मैं 2 सवाल और करूंगा राजनेताओं को लेकर।
गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात का एक्सपीरियंस कैसा था? उस मुलाकात का हमारा तो अच्छा ही था, क्योंकि वो तो शौक हो गए मेरे काम को देखते हुए। जब मुलाकात हमारी हुई, मैंने मेरी बायोग्राफी बुक गुजराती में बनी, वो मैं लेके गया था उनको गिफ्ट देने के लिए। आप पिक्चर में भी देखोगे मैं उनको दे रहा हूँ। अभी वो पढ़े नहीं पढ़े वो तो मुझे पता नहीं है, बट वो थोड़े चमक गए। बोला ऐसा है, अफ्रीका में रहता है, इधर काम करने तो हर महीना आता है। क्योंकि हमने जब 2015 में एनजीओ खोला तो हमने कमिटमेंट दिया कि महीने के 1 हफ्ता में देश की देशवासियों की सेवा करना आऊँगा। और अफ्रीका से 16 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं हर महीना 2015 से 2020 तक मैं आया, जब तक हम दुबई सेटल नहीं हुए। और 1 हफ्ते में गाँव में घुमा हूँ, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, बिहार, बहुत सारे गाँवों में मैं जाता था सेवा करने के लिए, तन मन और धन से। तो मैंने अमित शाह जी को ये बताया तो वो बेचारे शौक हो गए। बोला क्या बात करता है तू? बोला सर आपका आशीर्वाद है और हम करते। बहुत खुश हुए और बोला नहीं तू मेरे, मैं दूर बैठा था, उसने मुझे बाजू में बुलाया, तू मेरे साथ बाजू में इधर बैठ के तू बात कर, मज़ा आ रही है। बाद में हमने बातें किया, 5-7 मिनट बातें किया, क्योंकि वो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। उसके बाद मैं बोला सर पिक्चर, तो बोला हाँ क्यों नहीं। उसके आदमी को बुलाया, वो पिक्चर निकाला। तो एक बार हो, और दूसरी बार तो डिस्टेंस में थे तो ज़्यादा बात नहीं हुई, बट मैंने उनको याद दिलाया कि मैं आपको इससे पहले भी मिला था। तो उसने बोला या देश के किन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात का एक्सपीरियंस बेहतर रहा? सबसे ज़्यादा बोलूँगा तो महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस जी साहब से साथ, क्योंकि उसने मुझे घर पे डिनर के लिए न्योता दिया था कोविड से पहले, और मैं उनके घर पे डिनर करने गया था। तो ऐसा नहीं होता तो मुझे कोई सीएम ने अभी तक नहीं दिया। सिर्फ फडणवीस जी थैंक यू वेरी मच, एंड खासकर अमृता मैम थैंक यू वेरी मच, लव यू। उसने मुझे स्पेशल बहुत याद किया, बहुत प्यार किया, और घर जाके बातें की। ठीक है, फडणवीस जी बाद में उसको अर्जेंट आ गया तो वो डिनर पे नहीं बैठ पाए ज़्यादा टाइम, बट मैडम के साथ 2 घंटा मैं उनके घर पे बैठा था। बाकी गोवा के जो सीएम थे पार्सेकर साहब, विजय भाई रूपाणी जो दिवंगत हो गए, उसको 3-4 बार जो सीएम थे तभी उसने मुलाकात की, बहुत अप्रिशिएट करते थे। अभी जो पटेल साहब है भूपेंद्र भाई, उसके साथ भी 2-3 बार मुलाकात हो गई है, बट डिनर का आमंत्रण नहीं होता, नहीं मिला अभी तक। रिजवान जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले योगी आदित्यनाथ से? नहीं, अभी तक नहीं मिला, बट इच्छा है तो एक दिन जरूर भगवान पूरी करेगा, पर करेंगे। इच्छा तो है, क्योंकि बहुत सुनते अच्छी बातें, और उनका जो काम है। मैं एक बार यूपी गया हूँ, लखनऊ, ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला हूँ, बट मेरे ख्याल से एनएमएफ के जरिए पहुंच जाऊंगा वहाँ भी। हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल, और क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में तमाम बिजनेसमैन का बुलावा हर साल के 2 महीने में होता ही रहता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि रिजवान जी का भी बुलावा जल्दी योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से आएगा। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल अब आते हैं सर कुछ भारत और अफ्रीका के संबंधों को लेकर। मैं जब दोनों कार्यकाल, यूपीए कार्यकाल को देख रहा था और एनडीए कार्यकाल को देख रहा था, तो आप दोनों कार्यकाल में अफ्रीका में रहे हैं, तो मुझे ये नज़र आया कि भारत और अफ्रीका के संबंध और बेहतर हो सकते थे 14 से पहले भी। आपको भी लगता है कि उस वक्त वो तवज्जो नहीं हो पाती थी अपने रिश्तों की अफ्रीका से या किसी और देश से, जो 14 के बाद हुई? देखो, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा क्योंकि हम अफ्रीका में थे और हम ज़्यादा बिजी हमारे कामकाज में ज़्यादा रहते थे, तो पॉलिटिकली क्योंकि हम लोग कनेक्टेड नहीं थे और ज़्यादा हम इतने पब्लिक फिगर भी नहीं थे, और हमारा एनजीओ भी 2015 में खुला है। बट एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि मोदी साहब जो तेज़ी से जो वर्ल्ड के साथ रिलेशन के लिए इतनी ट्रैवल करते थे, इतनी मेहनत और इतनी जो लंबी लंबी ट्रैवल करके वहाँ के लीडर्स के साथ मीटिंग करते थे और अपना इंडिया के अपने जो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करते थे, वो ये इतना काम पहले नहीं हुआ है। मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत उसमें समय चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए, उसमें अपनी एनर्जी भी चाहिए। और मोदी साहब की एनर्जी, क्योंकि हम 3 बजे उठ के मेडिटेशन करते तो हमें पता है मोदी साहब भी कितने रेगुलर और कितने कंसिस्टेंट है सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, और बहुत खाने पीने उसमें मैंने पढ़ा है उनके बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी पूरी पढ़ी है, तो मुझे पता है कि वो कितना डिसिप्लिन इंसान है मोदी साहब एज ए ह्यूमन बीइंग। ये बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम भी इसके अंदर मेडिटेशन में बिलीव करते हैं, तो हमें पता है कि ये आसान काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो आपका सवाल है वो हम 14 से बाद रफ्तार तो हमने देखी, और आज इसके लिए तो मैंने बोला ना कि आज भी हम लोग अफ्रीका में हम काम करें,
और हम नहीं, सब दूसरे इंडियंस, जनरल में बात करता हूँ, इंडियन को बहुत ख्याल रखते हैं कि भाई हमारे पीछे हमारा देश का नाम है, तो कहीं ना कहीं हम संभाल के करें कि हमारे देश का नाम बड़ा होवे और देश का नाम आगे जावे। वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, जो बिजनेसमैन हैं। मोदी सरकार को जो विज़न है भारत और साउथ अफ्रीका को लेकर, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने ये प्लान किया कि भारत अफ्रीका व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाना है किसी भी हालत में। इसके अलावा 18 नए दूतावास खोले गए अलग अलग जगह पर। मोदी सरकार की 10 गाइडेड प्रिंसिपल, ओपन मार्केट भी है प्लान में कि भारत और अफ्रीका के बीच ओपन मार्केट हो। और इसमें उन्होंने बातें कही कि अफ्रीका और भारत के व्यापारियों के बीच संबंध अच्छे हों तभी ये संभव होगा। तो आप लोगों की इस विजन में पूरा करने का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। नहीं, योगदान होना ही चाहिए, क्योंकि हम अफ्रीका में बैठे वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ के व्यापारी के साथ हमारा रिश्ता होना ही चाहिए ना, क्योंकि हम उनके साथ में, वो बोलते हैं ना, मगरमच्छ के साथ रह के उनकी दुश्मनी नहीं कर सकते ना, नदी में रह के, उसके रिवर में रह के। तो वहाँ के लोगों के साथ हमारा बॉन्डिंग है, इसके लिए तो 40 साल से हम बैठे हैं सही सलामत। क्योंकि वहाँ तो जो मोदी साहब जो बता रहे हैं वो एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं कि भाई आपका रिलेशन है, आपका रिश्ता है, आपका संबंध है, लेकिन अफ्रीकन्स को भी आप आगे ले जाओ, उनके लिए आप मेहनत करो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हुए, वो भी जीवन में आगे बढ़े, उसमें आपका कंट्रीब्यूट होगा ना, तब जाके वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी देश की रिस्पेक्ट करेगा। जो आज हम लोग, बहुत सारे लोग अफ्रीका में रह के, हम इंडियंस ये काम करते हैं कि छोटे छोटे व्यापारी को हम कैसे सपोर्ट करके उनके जीवन को हम ऊपर ले आवे, उनके बिजनेसेस को हम सपोर्ट करके कैसे ऊपर ले, और आज हम इंडियंस वो कर रहे हैं। इसके लिए इंडिया का नाम, इंडियंस की रिस्पेक्ट, आज भी अफ्रीका में आप कभी जाओगे तो आप देखोगे कि लोग कितना हमें प्यार करते हैं। सर, देश में एक बात बहुत चलती है कि हम पिछले कुछ सालों में दुनिया में अच्छी पैठ बना चुके हैं, हमारी विदेश नीति बहुत शानदार रही है, खास करके मुस्लिम देशों से, अरब कंट्रीज से हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। और जब 14 में प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, या जब नाम का ऐलान किया गया था नरेंद्र मोदी के, तब इस देश में एक चर्चा चल रही थी कि गोधरा का जिस पर दंश है, जिस पर दाग है, उसके साथ अरब देश तो रिश्ते नहीं रखेंगे। लेकिन पिछले 11 सालों में पूरा टर्न कर दिया उन्होंने दुनिया को। दुबई में आप रहते हैं पिछले कुछ सालों में, भारत और दुबई के रिश्ते जो टीवी स्क्रीन पर दिखते हैं, जो केवल बातों बातों में कहे जाते हैं, वही उतने हैं या उससे और बेहतर हैं अंदर खाने? देखो, हम दुबई के साथ 5 साल से हम फिजिकली रह रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस दुबई में 2007 से है। ओके, तो आज देखे जावे तो इंडियंस पहले दुबई में थे 15-20 साल पहले, जो नंबर ऑफ इंडियंस दुबई में थे, और आज नंबर ऑफ इंडियंस यूएई में है, नॉट ओनली दुबई, वो कहीं ज़्यादा परसेंटेज ऊपर चला गया है। हमारे जैसे लोग अफ्रीका में रहते थे, ऐसे आज दुबई सेटल हो गए। तो वो एक निशानी है एक प्रोग्रेस की, कि हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो रिलेशनशिप है लोकल अथॉरिटीज़ के साथ या गवर्नमेंट के साथ या कंट्री के साथ, वो रिश्ता इतना मजबूत है कि आज हर कोई अफ्रीका या यूके, यूएस, बहुत सारी कंट्री में से दुबई सेटल हो रहे हैं, क्योंकि वेलकमिंग मिल रही है। आज जब हम गए 2020 में कोविड के टाइम पे, और अब बिलीव नहीं करोगे जो सम्मान हमें दिया गया, हमें तो पता भी नहीं था, हम तो अपने आप को बहुत छोटे समझते थे, लेकिन ठीक है, हमारा काम बोलता है तो अच्छी बात है। इतना मान सम्मान, बड़े लोगों की सबसे बड़ी बात यही है कि उन्हें वो अपने को छोटा समझते हैं। नहीं, बट सच्ची में आप बिलीव नहीं करके, वो टाइम पे गोल्डन वीजा मिलना एक बड़ी चैलेंज थी। सेलिब्रिटीज को मिल रही थी, बड़े बड़े जो उद्योगपति होते उनको ही सिर्फ गोल्डन वीजा, और जिनको मिलती थी ना, वो सोशल मीडिया में एक प्राउडली डालते थे, शेयर करते थे कि हमें गोल्डन वीजा मिली है। और हमें तो ऐसे आसानी से गोल्डन वीजा दे दिया, हमें तो पता ही नहीं चला हमारे पास गोल्डन वीजा। और देने के लिए भी जो अथॉरिटीज होती है वो आए, हमारे साथ पिक्चर निकाले, मैंने भी डाला सोशल मीडिया में कि अथॉरिटीज जो है वो हमें गोल्डन वीजा एक रिस्पेक्ट के साथ हमें दे रहे। तो मेरे ख्याल से जो सच्चाई है ना, वो सच्चाई अलग ही होती है। जो लोग रहते हैं, जो लोग फील करते हैं, वो लोग को पता है कि अपने देश का जो मान सम्मान और जो रिस्पेक्ट है, वही सच्चा रिलेशन है हमारे देश का। और यूएई की बात करें या दूसरे मुस्लिम कंट्री की, मतलब अरब देशों में भारत का अगर देसी शब्द में बात करें तो भौकाल बुलंद रहा है 100%। और कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है ना, हमारा देश का कंट्रीब्यूशन देखो। आज मेरे ख्याल से यूएई की पॉपुलेशन का 35 या 39% तो इंडियंस है।
अब सोचो तो सही कि 10-11 मिलियन में से 4 मिलियन तो इंडियंस लोग रह रहे हैं उधर। तो 40 लाख इंडियंस आज वो देश की इकोनॉमी चला रहे हैं ना। बिल्कुल। और हम अपनी क्रिकेट वहां पर दे रहे हैं, उससे उनको कितना फायदा। और आईपीएल होता है, साल 2 साल में हो ही जाता है। गिव एंड टेक है, दोनों साइड चल रहा है, दोनों साइड। नहीं नहीं, अच्छा रिलेशन है मुस्लिम कंट्री से। तो हम तो घूमते हैं ना, सिर्फ दुबई में बैठे नहीं, हम तो पूरी सऊदी में अभी मैं विजिट करने गया था। इसके अलावा हम लोग कतार विजिट किया, सब जगह ट्रैवल करते रहते हैं ना। ओमान ट्रैवल किया था, वो तो हमारा काम ही है ना। बिजनेसमैन का क्या काम है, बैठता तो है ही नहीं, बैठ ही नहीं सकते हम चेयर पे। थोड़ा दिन होता है तो खुजली होती है, चलो कहीं जाके आते, देख के आते, कुछ नया सीख के आएंगे। मतलब ओवरऑल भारत की विदेश नीति इस Yes. दौर में बहुत बेहतर हुई है। बेहतर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसी विदेश नीति पर सवाल, फिर आप बिजनेसमैन हैं आप भी, तो मुझे ट्रम्प को लेकर एक सवाल आ गया फिर कि टैरिफ पर टैरिफ लगाने के बाद आप लोग भी देखते ही होंगे, मार्केट वैल्यू देखते होंगे, सब चीज़ देखते होंगे। ट्रम्प का ये जो हटपन है, ये क्या लगता है भारत पे तो ज़्यादा असर पड़ नहीं रहा है? देखो, भारत पे ज़्यादा असर पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि हमारे देश की जो विदेश नीति है ना, वो हमारी देश की और देशवासियों की प्रोटेक्शन है। तो पहली चीज प्रायोरिटी क्या है कि हमारे देशवासियों की प्रोटेक्शन। क्या आज यूएस जो कर रहा है, मेरे ख्याल से उनको भी थोड़ा बहुत सुकून से बैठ के ट्रम्प साहब को भी सोचना पड़ेगा कि वो जो कर रहे हैं वो थोड़ा कहीं ना कहीं। हालांकि हमारा टैरिफ के ऊपर भी बहुत सारे रिश्ते हैं सालों से, डिफेंस को लेके आप बोलो, या अपने क्या बोलते हैं यूथ को यंगस्टर को लेके, जो एजुकेशन को लेके, यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे रिलेशन है। वो बीच में मिशन 500 भी निकाला था इंडिया और यूएस ने, जहां उनका टारगेट था बाय 2030 टू रीच आउट टू $500 बिलियन का जोड़। तो बहुत सारे बातें भी हो रही है और बहुत सारे अलग विजन भी है। और हमारा यूएस का और इंडिया का रिलेशन भी आजकल का थोड़ा है, सालों पुराना है, और एक तारीफ जैसी बात से थोड़ा टूट भी जाएगा, मुझे नहीं लगता है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म की सोच रखेंगे ना, तो ये सारा जो ऑब्स्टेकल्स है ना, वो धीरे धीरे करके निकल जाएगा। तो चाह रहे हैं कि हम रूस के साथ रिश्ते तोड़ लें, तेल ना खरीदें, हमारे साथ रहे रिश्ते सब। देखो, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, वो सबको बोलना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, अंदर कुछ और बातें चलती रहती है जो आप। वही एज अ बिजनेसमैन अगर आपसे मैं पूछूं, तो जरूरी तो नहीं है कि अगर किसी को कोई ना पसंद हो तो मैं उससे बिजनेस ना करूं। ये तो आप लोगों की भी फील्ड में लागू होता होगा। बराबर। और हो सकता है आप 2 भाई काम कर रहे हो, आपको किसी पार्टनर से अच्छा बनता हो तो भाई बोलता होगा तुम इसको टैकल कर लो, मेरी थोड़ी नहीं बनती है, तो थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, आप थोड़ा आगे हो जाओ। तो ये तो चलता रहता है, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, करनी पड़ती है, मीडिया में डालनी पड़ती है, लोगों को बोलना पड़ता है अपने सिटीजन्स को खुश करने के लिए, सिटीजन को दिखाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है कि यूएस खुद ही सफ़र कर रहा है ये सब चीज़ों। मेरे ख्याल से इंडिया इतना नहीं कर रहा है जितना खुद की कंट्री कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये शॉर्ट टर्म सब बातें हैं। हमारे बिजनेस के अंदर एक ही बात हमें सीखी है कि हमेशा लॉन्ग टर्म की सोच रखो। लॉन्ग टर्म की सोच रखते हो ना, तो ये शॉर्ट टर्म जो भी चैलेंजेस आएगी ना, वो पास हो जाएगी। ये फ्रिक्शन है, वो थोड़े टाइम के लिए है, टाइम के साथ सब चीज़ हील हो जाती है, टाइम के साथ थोड़ी इंटेलेक्ट भी आ जाती है, अकल आ जाती है, क्योंकि ठोकर खाने से ही मिलती है। और मेरे ख्याल से वापस पटड़ी पे आ जाएगी हर चीज़ जो आज चल रही है। बिल्कुल सर। और मैं 2 सवाल अगर आपको जवाब देना हो तो आपके समाज से ही पूछना चाहूँगा कि मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि युवा जो है 16-17 साल का, जो पत्थरबाजी करता है, वो कहीं ना कहीं मौलानाओं की बात में भटक गया। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की बात उन तक पहुँचती नहीं है। तो इसको लेकर आप लोगों की जिम्मेदारी मुझे लगता है ज़्यादा है कि अपने युवाओं तक बात पहुँचाएं, हर एक युवा तक, मैं किसी पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ। तो ये जो कट्टरता है थोड़ा कम हो सके, इसके लिए क्या जवाब अगर आपके पास हो या समझाना हो बच्चों को? देखो, आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है युवाओं के लिए? एजुकेशन। जब एजुकेशन आएगा ने, तो अज्ञानता चली जाएगी। आज बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि परिवार गरीब है, कोई मोटिवेशन नहीं है बच्चों को, एजुकेशन का कोई समझाने वाला नहीं है। और बाद में ये प्रेशर आता है, धार्मिक प्रेशर, तो वो लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, हिल जाते हैं, थोड़ा फंस जाते हैं। बट मेरे ख्याल से जो हमारी गवर्नमेंट थोड़ा एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जो फोकस करे ना, तो ये जो यूथ है ना, वो अक्लमंद है, वो समझ जाएंगे। और आज क्या है, आईटी, अपना एआई है, चैट जीटीपी है, आज एजुकेशन बहुत आगे निकल गया। और आज हमारा कुरान, मैं 40 साल से कुरान पढ़ रहा हूँ रेगुलर, आज भी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई एवरी डे। वीक में एटलीस्ट 5 से 6 दिन होता है, 1-2 दिन खाली जाता है। अब सोचो 40 साल से एक इंसान कुरान पढ़ता है,
कुरान के अंदर ऐसी कोई चीजें होती है वड़गलाने की या कोई, तो मैं भी वही पार्ट का हिस्सा होता। और 40 साल से मैं कुरान के, ये मेरी लाइफ ही कुरान है, क्योंकि हर चीज में वहां से पकड़ के सीखता हूं और मेरे जीवन में उतार के मैं यहां तक पहुंचा हूं। आज कुरान खिदमत खल्क की बात कर, मानवता की सेवा की इतनी ब्यूटीफुली समझा रहा है कि कोई भी इंसान जो सही तरह कुरान पढ़े ना, मुस्लिम या चाहे कोई भी, वो अपने जीवन को समर्पित कर देवे मानव सेवा के, इतनी ब्यूटीफुली। नॉट ओनली कुरान, आप भगवत गीता में जाओ या आप दूसरी किताबें में जाओ, सही तरह जो शास्त्र को आप समझ के पढ़ो, शस्त्र को छोड़ के जो शास्त्र को सही तरह समझने की आप कोशिश करो ने, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपके पास नहीं, जैसे हमारे पास कुछ नहीं था, 175 रुपीज में भी आप बिलीव नहीं करोगे, तो एक इंसिडेंट बताया बुजुर्ग का, लेकिन हर महीने उसमें से मैक्सिमम पैसा मैं सेवा में डालता था। कहाँ से मैं सीखता था? होली कुरान में से मैं सीखता था कि नहीं, एक इंसान की तू सेवा करेगा, सारी इंसानियत की सेवा कितना तुझे सवाब देने में आएगा। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ये, और वो ब्लेसिंग आज हमने रिसीव किया है। हमें पास है कुछ नहीं, अनपढ़ आदमी अफ्रीका जाके स्ट्रगल करके आज 5,000 लोगों का घर परिवार चलाता है, तो आप समझ सकते हो कहाँ से आया। ये होली कुरान की ब्लेसिंग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूथ को भी ये मैसेज जाना चाहिए कि आप थोड़ा आप बैठ के सोचो, क्योंकि आपके हाथ में पूरा जीवन है। और जो आप मौलाना बोले या जो भी लीडर्स की आप बात करें, उनको भी हम हाथ जोड़ के समझाएंगे, प्लीज़ आप सही तरह कुरान को समझो, आपका जीवन बदलो और यूथ का भी जीवन थोड़ा बदलो, तो सबके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। अब ये सब सवालों के आगे थोड़ा हल्के पुल्के सवाल आखिर में ख़त्म करते हुए, जरूर। गुजरात तो अभी निकला नहीं है, गुजराती फूड अब भी पसंद है कि नहीं? है, खाते हैं ना हम लोग। और हमारा जो पोरबंदर का जो हमारा गाठिया और जलेबी तो हम हर संडे खाते हैं। हालांकि अभी थोड़ा पेट निकल गया तो वाइफ थोड़ा गुस्सा करती है, बट चलता है। गुजरातियों के खून में है बिजनेस। यस, बोल सकते हैं। देखो, पहले के जमाने में, आज थोड़ा चेंज हुआ है गुजरात। पहले के जमाने में क्या था कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो, जॉब करो, बिजनेस करो। जॉब करना गुजरातियों का काम नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है। पढ़ाई लिखाई होती तो तुम्हें जॉब मिलेगी ना अच्छी, बाकी क्या जॉब मिलेगी। आज भी हम इंडिया वापस आ जाए, गुजरात चले जाएंगे, हमें क्या जॉब मिलेगी? वो बोलेगे दुकान के स्टोर में खड़े रहो, यही जॉब मिलेगी तुमको। 2,000 3,000 या 5,000 रुपया सैलरी मिलेगी। तो गुजरातियों को पहले से ही, क्योंकि वो टाइम पे इतना मोटिवेशन नहीं था पढ़ाई का, खास करके गुजरात में 40 साल पहले की बात करता हूँ। तो भाई हलो, जॉब करो, बिजनेस करो, छोटा बिजनेस करो, बट बिजनेस करो। तो वो टाइम पे जितने भी आप गुजराती थे और अफ्रीका गए, अब देखो बहुत सारी कंट्रीज, क्योंकि हम बहुत घूमते हैं अफ्रीका में, हमने बहुत सारी कंट्रीज घूमी हुई है, तो ज़्यादा तक आप कंट्रोल देखोगे ना गुजरातियों के हाथ में है, बड़े बड़े बिजनेस। और वही सब गुजरातियों को पकड़ को आप पूछो कितना ही पढ़ा है, 10th फेल, 12th फेल, 8 फेल, ऐसे ही मिलेंगे आपको। लेकिन आज करोड़ों लोगों का टर्नओवर कर रहे हैं। तो वो जो 40 साल पहले जो धक्का मार के जॉब कराते थे ना, धक्का मार के वो बिजनेस कराते थे ना छोटे, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। करोड़ों में आप भी खेल रहे हैं, लेकिन घर पे किसकी चलती है? वो तो हर घर की कहानी है, वो तो सवाल ही नहीं है। नाराजगी हो प्यार में, मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, तो मनाए कैसे? आप कैसे मनाते हैं? मना लेते हैं। थोड़ी बहुत कभी कभी तकलीफ होती है, बट हो जाता है। और खास करके हमारे जैसे लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो उनको तो ज़्यादा होता है। बट वाइफ इज सो काइंड, थैंक यू सलमान। बताना भी पड़ता है ना, अभी ये क्लिप में जब आएगी तो मैं भेजूंगा मैं उनको। गलती भले किसी की रही है, सॉरी तो लड़कों को ही बोलना है, हमें ही बोलना है, क्योंकि रिश्ते संभालना है ना। अभी देखो, पूरा दिन का आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी आपके स्ट्रेस टेंशन हो, लेकिन आप घर जाते हो ना, पूरी थकान उतर जाती है। बीवी को, बच्चों को मिलते हैं, कभी माँ बाप भी होते हैं तो माँ बाप को मिलते, पूरी थकान उतर जाती है। लेकिन घर से जो इंसान थका है ना, उनकी थकान दुनिया में कहीं पे भी नहीं उतरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाहर कितना भी स्ट्रेस होवे, टेंशन होवे, प्रेशर होवे, क्रोध आवे, वो घर पे लेके नहीं आओ, छोड़ के आओ, ताकि घर में वो सारी थकान उतर जाएगी। अभी बाहर का गुस्सा आप घर में उतारोगे तो और चैलेंजेस बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेगी। और आज देख रहे हो हॉस्पिटल्स बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स पैसे कमाते जा रहे हैं, मिलियनर बिलियनर होते जा रहे हैं। तो कोशिश करो, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये घर परिवार है, वहाँ पीस सुकून। जैसे हमारे घर की एक आदत बहुत अच्छी है हमारे फैमिली की, हम वाइफ है, 2 बेटियां। हमारे घर के अंदर एक सिस्टम बनी हुई है कि कभी भी किसी की नेगेटिव बातें नहीं करना, हम नहीं करते, हमारे घर में होती नहीं है।
पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें कोई बात है किसी की तो करें, अदरवाइज हम सिर्फ हमारी बातें घर में करते हैं, हमारे एनजीओ, हमारे बच्चों की भविष्य, एजुकेशन का वही बातें करते, क्योंकि जब तुम नेगेटिव बातें दूसरों की करोगे, दूसरों की पंचायत करोगे, सारी नेगेटिविटी आपके घर में आएगी और कल आपके घर में आग लगने वाली है। और लगती है, आज हजारों लाखों परिवार ऐसे ही बर्बाद होते हैं। उसका वन ऑफ द रीजन जो है ना, वो पंचायत, जिनको हम गुजराती में बोलते हैं पंचायत, क्रिटिसाइज, गिला गिबत, जो भी आप बोलो, बैक बाइटिंग्स, जो भी बोलो, वो घर के लोगों के अंदर ये एक बीमारी है जो हमेशा दूसरों की नेगेटिव बातें करते हैं। इसी पर मैंने कभी लिखा था कि घर की दहलीज के बाहर छोड़ आना ऑफिस के गिले शिकवे, फ्रस्ट्रेशन, लड़ाई और झगड़े, घर के अंदर तुम्हारा कोई हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने का इंतजार कर रहा है। वाह, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल है। लोगों को दिल में उतारनी चाहिए ये। और बिल्कुल। बोलिए। गो टू फूड क्या है, मतलब जब कुछ नहीं समझ में आ रहा ये खा लेंगे? नहीं नहीं, खाने पीने में मैं थोड़ा ख्याल रखता हूँ, और मैं 6-6:30 बजे के बाद कुछ नहीं खाता हूँ। शाम को जो भी खाना है वो 6-6:30 बजे खा लेते हैं, उसके बाद नहीं खाता हूँ, क्योंकि रोज़ सुबह 3 बजे उठता हूँ। तो रात को हमने सालों से हमारी अभी, ठीक है, कभी बाहर निकले, डिनर पे चले गए या कोई इवेंट में है कुछ खा लिया तो बात अलग है, बट घर में हम बहुत स्ट्रिक्ट है। 6-6:30 बजे बाद बंद हो जाता है। 9:30 कट ऑफ टाइम है, मोबाइल साइलेंट होके 9:30 बजे सो जाते हैं हम पूरी फैमिली, और सुबह हम लोग जल्द। फिटनेस का यही राज है। हाँ, प्लस योगा करता हूँ, 1 घंटा वॉक करता हूँ, हफ्ते में 2 बार जिम करता योग हूँ। लगातार? योगा 20 साल से ऊपर हो गया। रोज का 45 मिनट्स करना है, हफ्ते में 6 दिन होता है, 1 दिन शायद मिस होता है। कौन कौन से योग करते हैं आप? बहुत सारा होता है। बीच में अभी थोड़ा जैसे बता ना, पेट थोड़ा बढ़ गया तो मैंने टीचर्स को भी हायर किया था 3-4 महीने। अभी सिस्टम में आ गया तो मैंने वापस उसको मना कर दिया, क्योंकि मेरे टाइम से करता हूँ। तो अलग अलग ब्रीदिंग भी करता हूँ, और फिजिकल भी जो होते हैं, 15-20 मिनट खड़े रह के, 15-20 मिनट बैठ के, और 15-20 मिनट सो के। तो तीनों का जो वो एक्सरसाइज होती है योगा के जो होते हैं, वो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। बच्चों को क्या सीख देते हैं? पापा बिजनेसमैन हैं तो मस्त से लाइफ जियो, नहीं या फिर नहीं, संघर्ष करना जरूरी है? नहीं नहीं, बच्चों को सबसे पहले हमने सिखाया सेवा का कॉन्सेप्ट। देखो, हमारी बेटी मुंबई में पढ़ रही थी, बड़ी वाली, सिंगापुर स्कूल में। तो उसको वीकेंड को 600 रुपीज़ हम देते थे वीक के। सैटरडे संडे उनको अलाउ था बाहर जाके। पर डे के हिसाब से 100 रुपए? पर डे तो नहीं होता है, क्योंकि वीकेंड पे हम पैसे वहाँ जमा कराते हैं, और वहाँ से स्कूल से उनको 600 रुपया देते थे सैटरडे को। और सैटरडे संडे उनको आज़ादी थी बाहर जाने की ग्रुप में। तो वहाँ हम उनको बोलते थे 600 तुझे जैसे मिले ना, 200 रुपया तुझे वहाँ किसी को, गरीब को हेल्प करना है, 400 तुझे 2 दिन में खर्च करना है। तो ऐसे बच्चों को बचपन से हमने आदत डाली हुई है। देखो, हमारे बच्चों के लिए बाहर क्या जो छोड़ जाते हैं ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके दिलों में क्या छोड़ जाते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो वो डेमोन्स्ट्रेट करोगे तो बच्चे सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो आज हमारा एनजीओ जो भी कर रहा है, या हम जो भी काम करें, हमारे बच्चों के साथ हर चीज़ शेयर होती है। उनको हर चीज़ पता है कि अफ्रीका में एनजीओ का क्या काम चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, इंडिया में, गुजरात में, या राजस्थान या झारखंड में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। दोनों बेटियों को सब कुछ पता है, वो फॉलो करती है, वो दिखती है, और खुद भी अपने हिसाब से, आज भी उनके पास पैसे आते हैं, उसमें से वो सेवा करने की कोशिश करते। तो पहली जो हमने बच्चों को प्रेरणा दी ने, वो मानव सेवा की दी, संस्कार दिए हैं, क्योंकि वो संस्कार से हम भी आज जुड़े हुए हैं, आज 40-50 साल से, तो वो संस्कार भी दिए। बिल्कुल। आपने कहा कि आपके पास 40 घंटे होते हैं। मुझे फिर याद आ गया नारायण मूर्ति साहब का बयान कि 72 घंटे काम करो। आप सहमत हैं उनके बयान से? मैं सहमत नहीं हूँ। नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। देखो, सोच समझ के थोड़ा बोलना चाहिए। इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है इतने काम करने की, और मेरे ख्याल से लाइफ को बैलेंस के साथ जिएंगे तो अच्छा रहेगा। आई डोंट बिलीव कि लोगों को इतना प्रेशर डालना चाहिए। वैसे भी लोग प्रेशर में होते हैं आज काम की वजह से, और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, ऐसी बातें करके। भारत के बिजनेस कल्चर में कुछ बदलाव आपको दिखता है होना चाहिए? बदलाव तो टाइम के साथ हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आज ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले रही है। तो मेरे ख्याल से बदलाव तो होता रहता है, और होना भी चाहिए, और हो रहा है, हम देख रहे हैं, अच्छी बात है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो नए हैं? एंटरप्रेन्योर्स के लिए तो बस मेहनत करो, बड़े ड्रीम्स करो, एक गोल सेट करो। जीवन का गोल होना जरूरी है। हमारे हर चीज़ के अंदर गोल सेट होते हैं। गोल सेट होगा तो आपको चैलेंज मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा,
और आप जीवन में आगे बढ़ सकोगे जैसे हम बढ़े हैं। आखिर में राष्ट्र के नाम संदेश। राष्ट्र के नाम संदेश में तो वही बोलेंगे, देश के साथ जुड़े रहो, देश का सम्मान करो, देश का नाम रोशन करो, और देश के लिए आप क्या कर सकते हो। देश तो आपके लिए जो भी कर सकता है वो करता ही है, हमारे देश के लीडर्स भी करते हैं, लेकिन आप देशवासी और देश के लिए क्या करते हो वो इम्पोर्टेंट है, वो अकाउंटेबल है। तो जितना हो सके इतना देश का नाम रोशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मेहनत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, और हर एक सवाल का बहुत बेबाकी से जवाब देने के लिए। और इस पूरी बातचीत में और उससे पहले भी जब हम बिहाइंड द कैमरा बात कर रहे थे, आपकी हंसी यूं ही बरकरार रहे और जिस तरीके से आप एंजॉय करते हुए बात कर रहे हैं, और हंसता मुस्कुराता चेहरा आपका यूं ही बना रहे। पूरी फैमिली को भी बहुत शुभकामनाएं कि इसी तरीके से प्यार आप लोगों का बना रहे और फैमिली आगे बढ़ते रहे। आपके बिजनेस को भी शुभकामनाएं कि और फले फूले और देश उस पर गर्व करे। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल तो ये थे हमारे साथ बिजनेसमैन, मोटिवेशनल स्पीकर, और पूरी जर्नी हमने आपको बता ही दी रिजवान अदतिया जी की, और तमाम बातचीत भी हुई परिस्थितियों को लेकर, इस वक्त आज के दौर को लेकर, भारत को लेकर, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री को लेकर भी बातचीत हुई, बिजनेस मॉड्यूल को लेकर बात हुई, समस्याओं को लेकर बात हुई, लव, फैमिली, सब को लेकर बात हुई। आपको बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। पॉडकास्ट शेयर जरूर कीजिएगा। बने रहेगा एनएफ न्यूज़ पर लगातार। किसी और शख्सियत से किसी और दिन मुलाकात करवाऊंगा यहीं पर। तब तक के लिए नमस्कार।